अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर दो बड़े ख़तरनाक हमले हुए हैं। एक हमला जो था वो पसनी से उमाड़ा जाने वाले फ़ौजी काफ़िला जो था उसके ऊपर हुआ और उसके अंदर हमारे 14 जवान जो हैं वो शहीद हुए। उसके बाद मियांवाली में ट्रेनिंग बेस जो है उसके ऊपर हमला हुआ। गो के कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 9 के 9 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक कर दिया गया और नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली सा नुकसान भी पहुंचा। लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो हमला मियांवाली में किया गया, और जाहिर है कि जो पसनी से उमाड़ा जाने वाली दो गाड़ियों पर हमला हुआ था, अमरीकी असला जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब ये अमरीकी असला वही है जो अफ़गानिस्तान में छोड़कर चले गए हैं और वो सब दहशत गर्दों के हाथ में लगा हुआ है, ऐसे बिक रहा है जैसे रेवड़ियाँ बेची जाती हैं, और वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त एक दो तरफ़ा सूरत हाल से दो चार है। एक तो ये कि रॉ जो है वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से सरगर्म अमल है, और दूसरी तरफ ये दहशत गर्द जो हैं ये अफ़गानिस्तान से इस जदीद तरीन असले के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमलावर होते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों का अज़्म है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जारी रखी जाएगी और पाकिस्तान को हर कीमत के ऊपर एक पुरअमन मुल्क जो है बनाया जाएगा। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसके अंदर पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियाँ जो हैं वो शामिल हैं। दूसरी चीज़ जो है वो गज़ा की सूरत हाल है, जिसको अब 1 माह हो चला है। गज़ा का शुमाली इलाका जो है वो खंडर बन चुका है। हलाकतें जो हैं वो इस कदर 10,000 से ज़्यादा जो हैं वो तजावुज़ कर चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 50% बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। नुकसानात का अंदाज़ा जो है वो क्या लगाना है कि वहाँ हर चीज़ जो है उसको मलियामेट कर दिया गया है। इसराइल का दावा है कि उसने गज़ा के जो जनूबी और शुमाली हिस्सा है उसको तकसीम कर दिया है, और ये सूरत हाल जो है ये यकीनन अगर इस नौइयत की है तो तशवीशनाक है। लेकिन हमास जो है वो पूरी शदोमत के साथ इस मुकाबला कर रही है और इसराइली फ़ौजियों का बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं, और इस कदर शदीद मुज़ाहमत जो है इसका पहली दफ़ा उनको सामना करना पड़ रहा है। सलामती कौंसिल का भी आज बंद कमरे का इजलास है। इससे पहले जंगबंदी की 4 करारदादें जो है वो वीटो हो चुकी हैं। 1 माह गुजर चुका है। दुनिया जो है वो इस वक्त एहतजाज जो है वो हर जगह पे हो रहा है, हर बड़े मुल्क में हो रहा है। वाशिंगटन में होने वाला इजलास जो था, एहतजाज जो था वो तारीख साज था, लेकिन हुक्मरानों की बेहसी जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। दर्द दिल रखने वाले शर्मिंदा हैं, नादिम हैं। इसराइल की इस मौत की जो बारिश है उसके ऊपर वो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में एक बेहसी का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ से भी सिर्फ बयानात के अलावा कोई चीज़ उभर कर सामने नहीं आ रही है, और यही हाल उन कुव्वतों का है जिन्होंने इस जंग को कोई सीज़ फायर की तरफ ले जाना है और हालात को बेहतर करना है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, मुमताज़ तजिया नगार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, याज़ वज़ीर साहब साबिक सफारतकार हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो 2 हमले हुए हैं ये बड़े संगीन नौइयत के हमले हैं। अब जबकि पाकिस्तान जो है वो अपनी बाउंड्रीज़ जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और इस वक्त यहाँ से अफ़गानियों की वापसी का सिलसिला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो सहूलतकारी हो रही थी उसका भी शायद कोई सद्देबाब जो है वो मुमकिन हो सके। लेकिन ये कैसे आप इसको देख रहे हैं? अमेरिकन असला भी वो भी जदीद तरीन जो है इस्तेमाल हो रहा है। जी, अब बहुत अफसोसनाक ये हमले थे जिसमें बहुत जानी नुकसान हुआ है। जहाँ तक ताल्लुक है पश्चिमी के इलाके का, तो ये तो एक एम्बुश थी जो पहाड़ों में छुपकर वो बैठे हुए थे, और जब वहाँ से ये गुजरे हैं कॉन्वॉय,
उनका बहुत जाने नुकसान हुआ, लेकिन एक मतलब के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में ड्रिल होती है कि जब कभी लार्ज बॉडी ट्रूप्स की निकलती है जहाँ पर इलाका सेंसिटिव हो या जहाँ खतरा हो, तो पहले से वहाँ लोग भेजकर उसको सिक्योर किया जाता है, स्पेशली उन इलाकों को जो एम्बुश साइट्स होती हैं, जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं, तंग दर्रे होते हैं, जहाँ से गुजरना होता है। तो ये SOP पुरानी चली आ रही है, मेरे ख्याल से वो पूरी तरह जो है वो प्रिकॉशन नहीं लिए गए जब इतना जानी नुकसान हुआ। उसमें दहशत गर्दों जिन्होंने हमला किया था उनके साथ क्या कार्रवाई हुई, उनमें से कोई मारा गया, कोई पकड़ा गया, कोई पता चला कौन है, वो अभी तक हम इंतजार में हैं कि ये बातें हमें पता चलें। और दूसरी बात ये है कि जो हमला मियांवाली बेस पर हुआ है वो एक बहुत सख्त टारगेट है, जिसको बोलते हैं हम। बहुत जितनी भी एयरफोर्स बेसिस हैं वो बेइंतहा प्रोटेक्टेड होती हैं, बार्ड वायर उनके सब तरफ लगी होती है और वहां पर किसी को घुसने की इजाजत नहीं होती। तो वहां पर हमला जो है वो और तशवीशनाक बात है। और आपको पता है मियांवाली से थोड़ा आगे चश्मा के न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं, जो अगेन एक रेड सिक्योरिटी जोन है और वहाँ काफी सिक्योरिटी है, और ये इन लोगों का वहाँ नजदीक पहुंचना भी बहुत ही तशवीशनाक है। और दूसरी बात ये कहना कि जी वो जहाज नाकारा तो ठीक है, नाकारा जहाजों से पुर्जे निकाल के इस्तेमाल होते रहते हैं, और लेकिन बेस में घुस जाना ही बहुत जो है वो तशवीशनाक बात है। दूसरा ये पता नहीं चला कि जो वहाँ डिफेंडर्स थे उनकी क्या कैजुअलिटीज हुई। हमें पता चला है कि ऑफिसर, करप्शन ऑफिसर भी वहां पर मारे गए हैं और दूसरों का पता नहीं है। दूसरा, जब 9 आदमी की लाशें पड़ी हुई हैं तो इनका कोई फोटो उतार कर, कोई नाज़र में पूछ कर कि ये पाकिस्तानी थे कि नहीं थे या कौन लोग थे पता चल जाएगा। नाज़र के पास तो रिकॉर्ड है और उनके अगर साइट पर नहीं है, उनके पास नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये अफगानी है। तो जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, आजकल उनकी नफरत खुलकर सामने आ रही है और वो समझते हैं कि वहाँ पर जो कत्लो गारत हुआ है, स्पेशली जो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस आई थी, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है, और वो उनके बहुत से लोग इस किस्म के बयान देते रहते हैं। और अभी जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है कि जितने गैर कानूनी लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो बॉर्डर ऐसे क्रॉस करके पाकिस्तान में साल से बैठे हुए हैं, तो उनको वापस भेजा जाए। मैं उस जन पर भी साहब आता हूँ इस अफगानिस्तान नाराज हो रहा है। जी, हालांकि इस पर नाराजगी की कोई बात नहीं है, ये गैर कानूनी लोग हैं। बहुत से तो अफगान महाजिरीन के पास यूनाइटेड नेशंस का कार्ड है या कोई और है, तो जाहिर है कि कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके मुल्क में जो मर्जी गैर घुस के आ कानूनी जाए। रहे। मैं जन साहब आता हूँ, ये एक और सवाल है। अब अयाज वज़ीर साहब ये फरमाइएगा, ये तो बड़ी अब तशवीशनाक सूरत हाल है जिसका हमें सामना है, और ज़ाहिर है कि ये जो शहादतें हमारी हो रही हैं, ये तो अब कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम पिछले 20-22 सालों से तो ये सिलसिला चला आ रहा है। जब से वार ऑन टेरर शुरू हुआ है, TTP बनी है, तो वो जब हमारे मुल्क के अंदर थे तभी मसले थे, जब निकल गए तभी मसले बन गए। तो गोया लड़ाई उनके साथ जारी है, लेकिन हमने न खत्म किया न उनके साथ सुलह कर ली। समझ नहीं आती कि हमारे हाकिमान क्या सोच रहे हैं। देखिए, ऐसे मसले में ताकत भी इस्तेमाल होती है, नो डाउट। कोई भी किसी को इजाजत नहीं देता कि उनके ऊपर हमले होते रहे और वो बेटा हो जवाब न दे। हमले करते रहे, ताकत इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जहाँ पे अकल इस्तेमाल होनी है वहां पे अकल भी इस्तेमाल कर। हम अकल भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकत भी मेरा ख्याल है कोई सही तरीके पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वरना ये जो पसनी वाला वाकया हुआ है, मैं तो सिविलियन हूँ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ये जो 14 आदमी थे हमारे शहीद हुए, वो एक खास
स्पेशली ट्रेंड एक ग्रुप था जो 2 गाड़ियों में चल रहा था, और फिर पसनी ऐसा इलाका है जिस इलाके में ये ट्रेवल कर रहे थे कि वहां पे तो हर वक्त खतरा रहता है, तो एहतियातें क्यों नहीं ली गई। और फिर मियावाली के ऊपर ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी हमले हुए थे। तो मियावाली के ऊपर हमले कैसे होते हैं जब माशाल्लाह आप न्यूक्लियर स्टेट है, आपके पास ताकत है, जहां ताकत की जरूरत होती है वहां बेशक इस्तेमाल करे, लेकिन ये मसला आप ताकत से हल नहीं कर सकते हैं। मैं आता हूं, अकल से और ताकत से दोनों मिला के आप इसको हल करेंगे और वही उसका बेहतरीन इलाज। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का मिलता है। अच्छा, इसमें अभी हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब ने, मुमताज़ तजिया निगार हैं। एयर मार्शल साहब, पहले जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और एयाज़ वज़ीर साहब बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बात कही कि ये जो मियावाली बेस का हमला है पहले भी हुए हैं, क्या वजह क्या है कि हिफाजती इक़दामात जो हैं वो किस नौइयत के हैं, और क्या वजह है कि वो बेस में एंटर हो गए। मोइनुद्दीन हैदर साहब का ये भी सवाल था, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का बड़ा ये हिसास बेस है और वहाँ पे जो कुछ हुआ उसकी भी कोई तफसीलात जो हैं सामने नहीं आई, तो आप कैसे इसको देख रहे हैं? नदीम साहब, मैंने जनरल मोइन हैदर साहब की बात तो नहीं सुनी, मगर अयाज वज़ीर साहब की बात सुनी। आई एम वेरी क्लियर एज टू व्हाट हैपेंड। और हमारा जो काम पाकिस्तान फ़ज़ाइया का है कि टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल ठीक होना चाहिए, वो 100% ठीक है। स्ट्रेटीजिक या तस्वीराती लेवल के ऊपर जो ब्लंडर्स हुए हैं कौम के, वी वर टेकन बाय सरप्राइज सीमिंगली। अगर आप कहना चाहें इंटेलिजेंस फेलियर, यस प्रोबेबली, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटेलिजेंस बड़ी छोटी सी है। मोइन हैदर साहब को पता होगा कि ओवरऑल इंटेलिजेंस पिक्चर एक बनती है, लेट्स फेस के वहाँ पे फेलियर हुआ, मगर फेलियर क्यों हुआ है? लेट मी कनेक्ट दिस टू व्हाट हैपेंड टुडे। नवाज शरीफ और जरदारी साहब की गालिबन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमने बड़े फैसले करने हैं। बड़े फैसले कौन से करने चाहिए उनको ताकि मियावाली पे और गवादर में अटैक ना हो? नंबर 1 कि हम नेशनलिज्म, कौमियत या बैनुल-अक़वामियत तो यकीन रखते हैं। जब तक हमारा यकीन इस्लामिक और पाकिस्तानी नेशनलिज्म या कौमियत में रहेगा, हम मारे जाएंगे। इस्लाम, मिसाक मदीना, रसूल पाक सल्लम, जिना, इकबाल सब बात करते हैं बैनुल-अक़वामियत की। वो नहीं सीखेंगे तो मारे जाएंगे। ये जो इस्लामिक नेशनलिज्म के लोग हैं, सबसे बड़े दाई यही टेररिस्ट हैं। ये चीज़ हमने नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या होगा। नंबर 2, ज़ियाउल हक साहब आए तो ऑल हेल ब्रोक लूज, बिकॉज उन्होंने ये जैश और लश्कर खड़े कर दिए। टीटीपी और ये सब उन्हीं के ऑफ शूट्स हैं जो जिसका आज भुगत रही है पाकिस्तान की मिलिट्री। नंबर 2, उन्होंने फैसला करना है कि हम नंबर 1 डेमोक्रेटिक निज़ाम है हमारा या इस्लामी निज़ाम है। जब तक हम सोचते रहेंगे और हमारे बड़े बड़े मौलाना हजरात जो कि बहुत ही जय्यद और बहुत ही इज़्ज़त के बायस है हमारे लिए, जब तक वो कहेंगे कि मुसलमान यहाँ पे स्पेशल है तो मारे जाएंगे। नंबर 3, वी ब्लडी वेल शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दिस गॉड डैम मॉब इनटू अ नेशन। ये एक जत्था है। मैं जब कभी कौमी सलामती की बात करता हूँ कहीं पे और उनसे मैं पूछता हूँ क्या हम एक मॉब हैं या हम एक कौम है, वो कहते हैं जी हम तो एक मॉब हैं। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इमरान खान को, हम फौजियों को भी, मगर बुनियादी काम उनका है। अगर वो कहते हैं कि जी फ़ौज इन्वॉल्व हो जाती है तो फ़ौज को भी कर लें। हमें फ़ैसला करना है कि हमने इस मॉब को कौम कैसे बनाना है, और उसके लिए वाज़े गाइडलाइंस अवेलेबल हैं जिना की, इकबाल की, रसूल पाक सल्लम की, मिसाक मदीना की और कुरान पाक की। 64वीं आयत है कुरान पाक में सूरह आले इमरान की, ए रसूल इन अहले किताब से कह दो आओ एक अल्लाह पे इकट्ठे हो जाएं। ये बैनुल-अक़वामियत है, हर कोई इस पे एग्री करता है। नहीं करेंगे तो मुसलमान स्पेशल हैं। ज़ियाउल हक ने, क्योंकि हमने कहा कि हम पहले एक इस्लामी मुल्क हैं, जमहूरी मुल्क नहीं हैं, तो ज़ियाउल हक ने उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके जैश और लश्कर बना दिए जो कि उस वक्त शायद जायज़ थे, आज की ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है।
لیکن آج فار ایگزامپل عمران خان اور آرمی چیف نے بقلم خود جب ٹی ایل پی والے نے 9 پولیس والے مار دیا، آپ ایاز وزیر صاحب سے پوچھ لیں، جنرل معین حیدر سے پوچھ لیجئے کہ کیوں انہوں نے ان کو معاف کر دیا؟ ڈرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب یہ جوتا کھا چکے ہیں، ان کے 2 منسٹر ایک گولی کھا چکا ہے، ان کا ایک منسٹر اس کے چہرے پہ اینک آئی، عمران خان پہ 4 گولیاں لگ گئیں، مگر ہم اپنا نظام بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اس ورژن آف اسلام جو انتہائی دائیں بازو کا معتدل نہیں ہے اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیا۔ میں آتا ہوں، چینج کریں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ اچھا، اب جنرل صاحب ذرا اس طرف بڑھتے ہیں کہ آج پھر سلامتی کونسل کا غزہ کی صورتحال پر جو ہے وہ بند کمرے کا اجلاس ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا ہے، وہاں بھی ایک قیامت صغریٰ کا منظر ہے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک پورا قبضہ نہیں کرتے تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا، اور امریکہ اور پورا یورپ پیچھے کھڑا ہے، اس کے باوجود کہ ان سب ممالک کے دارالحکومتوں میں انسانی ضمیر اس حد تک زندہ ہے کہ وہ تاریخ ساز مظاہرے جو ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس میں رسپائٹ نہیں آئے گی؟ بس قسمتی سے کوئی رسپائٹ نہیں آ رہی، اور پبلک اوپینین جو ہے مختلف کیپٹلز آف دی ویسٹرن کیپٹلز کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، جس طرح اس کا اثر جمہوریت کے ملکوں میں ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے، اب سے نہیں کوئی، جو اب غزہ پر بھی بدقسمتی سے جو حالات پیدا ہو گئے اور چل رہے ہیں، یہ تو 75 سال سے آپ کو پتہ ہے، یہ اسرائیل بالکل نہ کسی کی بات سنتا ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی بات سنتا ہے، نہ ریزولوشن کو مانتا ہے، نہ ہیومن رائٹس کو مانتا ہے، نہ امریکہ کی بات سنتا ہے۔ اور جب ان کی بات نہیں سنتا، وہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ شروع ہوا ہے غزہ میں حملہ، تو کس طریقے سے ایک کے بعد ایک بڑے بڑے کیپٹل سے سارے وہاں پر پہنچ رہے تھے وزراء، بلنکن صاحب پہنچ رہے ہیں، ان کا ڈیفنس منسٹر پہنچ رہا ہے، پھر بائیڈن صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں، اور باقی کیپٹل سے بھی لوگ آ رہے ہیں، فرانس سے، دوسری جگہوں سے، یو کے سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ذاتیوں پر اس کو روکنے کو تیار نہیں، وہ رکتا بھی نہیں، ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے بائی دی وے وہ۔ اور دھڑا دھڑ جو ہے وہاں پر امریکن جہاز اسلحہ بھر کے لا رہے ہیں، بم لا رہے ہیں، جو کہ غزہ والوں پہ گرائے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ جو ہے، جو بڑی کمزوری میں سمجھتا ہوں، وہ مسلمان امہ کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ 57 ملک ہیں، OIC ہے، طاقت ہے، تیل ہے، اثر و رسوخ ہے، لیکن کسی نے آنکھیں نہیں دکھائیں کہ مت کرو یہ کام، مت لوگوں کا قتل عام کرو۔ وہ تو اس کی جنرل صاحب ان کی تو صورتحال ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، اب اس میں ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو 4 قراردادیں پہلے ویٹو ہو چکی ہیں، مطلب کیا یہ بند کمرے کے اجلاس میں سے کیا نکل آئے گا؟ اس میں سے کچھ نہیں نکل آئے گا، کیونکہ اگر امریکن انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا ہے اسے، تو پھر وہ بھی تو کر لیں گے۔ تو امریکہ کے سامنے باقی جو ہماری اپنی اسلامی ممالک ہیں، آپ نے گنوا لیے 57، ان کی آئی ڈونٹ نو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنے انٹرسٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ کامن انٹرسٹ چھوڑ دیا، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بیت المقدس کے اوپر اگر کسی کو ناراضگی نہیں ہوتی، کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا ہے، تو میں تو اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا۔ کم از کم اس ایک پوائنٹ پہ تو ہم سب کو متفق ہونا چاہیے، اور OIC کے بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو ہمارے مذہبی وہ ہے اقدار ہے، ان کی پروٹیکشن کی جائے۔ اس کی پروٹیکشن اگر ہم نہیں کر سکے، دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے بڑے جلوس امریکہ میں، UK میں، باقی دنیا میں نکل گئے، مسلمان ملکوں کے جلوس کدھر ہے؟ سوائے ترکی کے، اس نے ایک اچھا جلوس نکالا تھا، باقی کدھر ہے؟ اور ان عرب ممالک نے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے ہیں،
कम अज कम इतनी हिम्मत तो कर लेते कि उनके सफारतकार को वापस भेज लेते, अपने सफारतकार को वापस बुला लेते। आज सुना साउथ अफ्रीका ने भी हिम्मत कर ली और उन्होंने कहा कि अपने डिप्लोमेट्स को बुला लो, उनका शायद वहां सफीर नहीं है। तो तुर्की ने तो ऑलरेडी कर लिया। हम ये भी नहीं कर सकते, हम आवाज जरा ऊंची आवाज से अपनी शिकायत भी नहीं करते। हम अजीब मखमसे से दो चार है। इजराइल की कुल मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ याज वजीर साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। अब इसमें मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि 10,000 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, इससे 4 गुना जो हैं वो ज़ख्मी हैं, 40 से 45% जो हैं इसमें बच्चे हैं और उससे आगे बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है। शुमाली गज़ा जो है वो खंडरात का ढेर बन चुका है। मैंने लेबनान वॉर कवर की हुई है, वहाँ पे हलूशिया को जब इसराइलियों ने फ्लैट किया था तो ऐसे लगता था कि ज़मीन के ऊपर जो है वो मलबे की ढेरियाँ लगी हुई हैं। मैं जब ये फुटेज देखता हूँ तो मुझे यही कैफियत जो है वो इस वक्त शुमाली गज़ा की दिखाई दे रही है। क्या हुक्मरानों के मफादात जो हैं वो इस कदर शदीद हैं कि वो कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है? हर एक अमेरिका जो है वही एक्चुअली सारी चीज़ें जो है वो गवर्न कर रहा है। बहुत ही अंदोनाक रूह फरसा मनाजिर देखने को आ रहे हैं, लेकिन मेरी कन्विक्शन है कि इस वक्त गाज़ा में अरबों की कोई मदद नहीं कर सकता। एंड आई टेल यू अ रीज़न। आप याद रखिए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्फ्रेंस की थी OIC की, तो उस वक्त सारे लीडर आए थे यहाँ पे। वो ज़माना था पैन इस्लामिज़म का, जब शाह फैसल ने कहा कि जी तेल बंद कर दो और पूरी दुनिया हिल के रह गई थी। आज वो वक्त ख़त्म हो गया। मैं एक बड़ी मिसाल दे दूँगा। इजिप्ट या मिस्र ने पैन इस्लामिज़म, नासिर ऑल्सो केम एट दैट टाइम टू लाहौर, कदाफ़ी भी आए, ये सारे लोग आए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने इजिप्शियंस ने देखा कि हम पैन अरबिज़म को टेस्ट करते हैं। उन्होंने UAR बनाया, लीबिया को मिलाया, साथ अपने एक और मुल्क को मिलाया, वो फेल हुआ। जब 67 में बहुत बुरी तरह मार खाई तो सदात ने रिट्रेंच किया और उसने कहा कि अब हम नेशनलिज्म पे काम करेंगे। दैट इज़ हाउ उसने जंग जीती रिलेटिवली और अपना एरिया वापस लिया। याद रखिए, इस वक्त MBS ने स्पोर्ट्स वॉशिंग एक कॉन्सेप्ट है कि जी आप रोनाल्डो को भी बुलाओ, फलाने को भी बुलाओ, फलाने को भी बुलाओ, सलमान खान को भी बुलाओ। उसने बड़ी अच्छी बात मतलब अपने मुल्क के लिए की। उसने कहा कि इफ़ माई GDP इंक्रीजेज बाई 1% आई केयर 2 हूट्स, के लोग मुझे स्पोर्ट्स वॉशिंग का ताना दें, किसी चीज़ का ताना दें। इसराइल को याद रखिए कि उनके 100 से ज़्यादा नोबेल्स हैं, हमारे 2 हैं और वक्ता पड़ा हुआ है दोनों को। इस वक्त वो काबिल लोग हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल किया हुआ है। सो सारे मुसलमान ममालिक इस वक्त अपने अपने तय जो अपने कौमी मफादात हैं उनको उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करूँगा। ईरान, तुर्की और शायद मलेशिया ने थोड़ी बहुत बात की है। ईरान ने भी कहा है हिजबुल्लाह को कि आप एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। दे डोंट वांट एन एक्सपेंशन ऑफ वॉर। वो कहते हैं कि शायद हम मदद करके इसी तरह से इसराइल को यहाँ पे हरा दें। तो अगर ईरान भी ये कह रहा है उनको, जो कि अखबारों में आया है, तो वन कैन इमेजिन कि टर्की क्या करेगा। वो गाज़ा के थ्रू हेल्प भेज रहे हैं, ज़ोर से बोल रहा है जो उनका एर्दोआन है। पाकिस्तान में कोई भी नहीं बोल रहा। कुछ हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हुई तो लोगों को पकड़ लिया उन्होंने, और सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर रहा, इजिप्ट कुछ नहीं कर रहा, जॉर्डन कुछ नहीं कर रहा, सीरिया कुछ नहीं कर रहा। तो आई थिंक इस वक्त बेचारे हमारे गाज़ा के जो पैलेस्टीनियन हैं, दे आर ऑन देयर ओन। उनको कोई हेल्प नहीं आएगी सिवाय जो थोड़ी बहुत मेडिकल और इस तरह की हेल्प आ रही है, पाकिस्तान भी भेज रहा है। और अमेरिका में ब्लिंकन ने कह दिया कि जी हम एक छोटा पॉज के अलावा सीज़ फायर की तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ताकि गाज़ा में हमास को ख़त्म कर दिया जाए वंस एंड फॉर एवर। और अगर नहीं होता तो ये जंग तब तक जारी रहेगी।
اغلب یہ ہے کہ غازہ میں بہت مار پیٹ ہوگی، بیچاروں کو بہت تکلیف ہوگی، بچے مارے جائیں گے، اب مارے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب ایاز وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سفارتی سطح کے اوپر مطلب پاکستان کا بھی ایک رول ہوتا تھا، لگتا ہے ہم بھی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ نہیں، گم نہیں ہوئے، ہمارا نمائندہ وہاں بولتا ہے، لیکن بولنے سے اس کے بولنے سے فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا یہاں کے بڑے بڑے جو ہے ان کے بولنے سے۔ ماشاءاللہ نیوکلیئر ملک کوئی مذاق تو نہیں ہے، ٹھیک غربت اپنی جگہ، لیکن ملیٹریلی یو آر اے ویری پاورفل کنٹری۔ آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہا، وہاں سفیر چیخے بے شک کچھ بھی کرے، لیکن فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ گھر کے اندر سے اتنا پریشر بلٹ نہ ہو کہ لوگ بھی سڑکوں پہ آئے۔ اگر یاد ہو، پرانا قصہ یاد آیا، جب تاریخ تو میں بھول گیا، شاید 1978 تھا، جو امریکن ایمبیسی پہ یہاں پہ عوام چڑھ دوڑی پنڈی اسلام آباد سے اس افواہ پہ کہ شاید مکے پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا۔ within no time, I was there in the ministry, within no time لوگ پہنچے، امریکن ایمبیسی کو آگ لگا دی، میسج کنوے ہو گیا، بہرحال وہ انفارمیشن بھی غلط ثابت ہوئی، لیکن اس مرتبہ کوئی ری ایکشن ہی نہیں ہے آپ کا۔ تو آپ کا سفیر چیخ ہے، آپ کا اور آدمی چیخ ہے، کیا فرق پڑے گا؟ مولانا فضل الرحمان نے جلوسیں نکالی کراچی میں، بلوچستان میں، اسی طرح سراج الحق نے نکالی، اور لوگوں نے بھی نکالی، لیکن ایک متحدہ جلوس نکالنا چاہیے تھا، حکومت بھی اس میں شامل ہو، کہ پتہ چلے کہ ہمیں بیت المقدس پہ تکلیف ہے، اور ان لوگوں کے جو ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کے قراردادوں کا پاس کیا جاتا ہے، نہ انٹرنیشنل لا کا رسپیکٹ ہو رہا ہے، نہ کسی وہ جو ہیومن رائٹ کی ہمیں لیکچر ویسٹرن لیڈرز آ کے دیتے ہیں، وہ خود اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تو اس طرح تو بات نہیں چلے گی، تھوڑا سا تھوڑی سی آنکھیں دکھانی ہوگی۔ جی، اس میں جین صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب صورتحال ہے، ظاہر ہے اسرائیل اور امریکہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جنگ آخر تک جاری رہے گی، مطلب وہ تو پھر ایک قبضہ ہے کہ اب وہ جو دو ریاستی فارمولہ تھا، یا باقی وہ مغربی کنارے پر بھی مار رہے ہیں، غزہ پر بھی مار رہے ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ قبضہ کر کے اب اس کو سیٹل کیا جائے۔ جی ہاں، کوشش یہی ہے کہ اپنی علاقہ جو ہے ٹیریٹری کو بڑھایا جائے اور غزہ کے لوگوں کو بھگایا جائے، وہاں سے ختم کیا جائے، اور اس علاقے میں بھی قبضہ کر لیا جائے۔ تو اسرائیل نے تو اپنے ایک پلان بتایا ہوا ہے کہ وہ کہاں کہاں تک اپنی سرحدیں بڑھانا چاہتا ہے، انہوں نے اس پلان کو آؤٹ کیا ہوا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ہے، جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے کہا کہ جو کوئی غزہ کی مدد کرنا چاہے گا ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے، ہم اس کے ساتھ نپٹیں گے۔ انہوں نے ایک قسم کی دھمکی دی ہے لوگوں کو جو مدد کرنا چاہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ غزہ کے نزدیک ہیں، جن کی بارڈرز ملتی ہیں، جس میں ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، عراق ہے، یہ جو ممالک ہیں، سیریا ہے، ان کا حق ضائع بنتا ہے اس معاملے میں ان کی مدد کرنا، ملٹریلی یا اپنا افرادی قوت بھیج کر۔ باقی رہی بات، وہ تو ایجپٹ جو ہے وہ تو اپنا جو کہا تھا ایک رفح میں ایک راستہ کھول دو جس سے کہ میڈیکل اور دوسری پانی سپلائی جا سکیں، وہ اس کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور وہ ایجپٹ اس کو کھولنے میں بھی پہلے گریز کر رہا تھا، اور اس نے کافی ٹائم کے بعد وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کھولتا ہوں۔ تو اس سے نہیں تو وہ تو امریکہ سے اجازت ملنی تھی تو اس نے کھولنا تھا نا۔ نہیں تو ایجپٹ تو ایک اپنا الگ ملک ہے نا، اور اس کی صدر اگر ملتی ہے غزہ سے تو کیا اس نے امریکہ نے آرڈر لے کر اس کے بعد ہی کام کرنا ہے؟ سب نے ہم نے امریکہ کی بات سننے کے بعد کہ ایون فار سپلائی، پانی سپلائی کرنے کے لیے بھی یہ۔ دوسری بات یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حماس کو ختم کر کے دم لیں گے، ابھی جو حالات وہاں سے ہو رہے ہیں اور جو کچھ لوگ وہاں سے نکلے بھی ہیں باہر اور جو ہے بچ جائیں گے، آپ کے خیال سے وہ تمام لوگ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ایک نہیں 10 حماس کھڑی ہو جائیں گی جن کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے، اسی سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔
اور حماس مضبوط ہو کر ابھرے گی اس کے بعد سے، بات جہاں سے پر بھی ہوئی ہے، میں ویسٹ بینک میں جائے یا جہاں اب بھی یہ جائے۔ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں مسعود اختر صاحب کہ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ وہاں پہ صورتحال ہے اس ملبے کے ڈھیر میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کنول کے پھول کھلیں گے، آپ قبضہ کر لیں گے اور آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے؟ وہاں سے تو پھر ایک اور ایسی نسل جنم لے گی جو ان سے زیادہ سخت گیر ہوگی، تو کیا یہ اینڈ لیس ایک سلسلہ چلتا رہے گا؟ شاید وہ اس وقت پھر لیلا خالد جیسے لوگ پیدا ہونے شروع ہو جائیں جو ہائی جیکنگز کریں، جو اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ حماس نے یہ بریزن اٹیک کیسے کیا اور کیوں کیا انہوں نے اس موقع پہ، بیکاز دس واز اے لاسٹ ڈچ مینوور۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان، انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہوا تو دیکھیے پاکستان کی بھی بہت ساری خبریں تھیں کہ ہم بھی شاید اس ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں اگر سعودی عربیہ شامل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ناؤ اور نیور، اور انہوں نے پلان کر کے یہ بہت بڑا اٹیک کیا، بڑی جرت دکھائی، بہت ٹیکٹکس ان کے شاندار تھے، آپریشنل اسٹریٹجی شاندار تھے۔ آئی تھنک وہ تو مینٹلی تیار تھے، مگر انہوں نے نہ صرف ضمیر جھنجھوڑنا تھا سارے مسلمان ملکوں کا، ان پہ ایک پریشر بلڈ کرنا تھا، فورس کرنا تھا کہ وہ انٹروین کریں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو شاید اس میں سے لیلا خالد جیسے لوگ پیدا ہو جائیں جو کہ اپنی جانیں قربان کریں جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ پھر بھی اس وقت حزب اللہ لیبنان میں ایک بڑا ہی ریسٹرینڈ رسپانس دکھا رہے ہیں، ایران ایک بڑا ریسٹرینٹ دکھا رہی ہے اپنے رسپانس میں، حالانکہ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر ایران، امریکہ اور ان کے ساتھ پنگا لیتے ہیں اسرائیل، ایک شپ ڈبوئیں گے وہ پرشین گلف کے دہانے پہ اور پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی، مگر وہ کرنے کو تیار نہیں، بیکاز اس میں جو ابھی ذکر کیا اپنے قومی مفادات، ایران کا اپنا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ سو جو جنرل صاحب نے کہا شاید اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، برسک کوشش کریں گے، کوئی جیو اسٹریٹجک اپ ایول لیٹر آن ہو تو شاید مدد ہو سکے۔ آج کوئی غیبی مدد آنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ دیکھیے پاکستان میں ڈیمونسٹریشن کوئی ہو جائے گا۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ جی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جنرل معین الدین حیدر صاحب، بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، بہت شکریہ معاشر ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔